नमस्कार दोस्तों, 26 मई 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज देखेंगे? तो कल एक न्यूज जो सबसे ज्यादा वायरल हो रही थी वो ये है कि यासिन मलिक को पूरी जिंदगी की जेल हो गई है। यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया है यासिन मलिक को। इस पूरे मुद्दे को थोड़ा समझेंगे यहाँ पे। फिर भाई 80% स्टूडेंट्स फाउंड रिमोट लर्निंग बर्डनसन। एक सर्वे यहाँ पे करवाई गई और पैंडेमिक के समय पे जो स्कूल बंद हुए और बच्चों को घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ना पड़ा, तो 80% बच्चों को ओवरऑल ये जो रिमोट लर्निंग वाला कंसेप्ट है ये उतना अच्छा नहीं समझ में आया। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये बोलना है कि एलजीबीटी कम्युनिटी के वर्कर्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बंद करिए और ओवरऑल सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि एलजीबीटी वर्कर्स काम पे जा पाए, पॉलिसीज में अपने आप को इन्वॉल्व हो पाए। इससे डाइवर्सिटी आएगी और डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। इसको देखेंगे। सेक्स वर्कर को एज अ प्रोफेशन रिक्वायर मतलब रिकॉग्नाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके ऊपर आज सुबह भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखी देख लीजिए। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत टॉपिक इसको रिवाइज से कर लेंगे। फिर इंडिया और इसराइल के रिलेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक व्यू पॉइंट दे रहे हैं। इस व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इतनी न्यूज हम लोग आज यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आज का वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, इरेटिक। इरेटिक का मतलब क्या होता है? मतलब एकदम से अजीब सा। ठीक है, कभी भी कुछ भी हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बैट्समैन है, एक दिन गया 2 पे आउट हो गया, अगले दिन गया 15 पे आउट हो गया, फिर तीसरे दिन गया उसने 150 रन मार दिए 50 बॉलों में। तो इसको आप बोलते हो इरेटिक। मतलब कभी भी कुछ भी कर सकता है, एकदम से चेंज हो जाएगा विदाउट एनी रीजन। ठीक है। तो इराटिक मतलब जैसे कि आज आप कुछ कर रहे हो, आपका कोई ट्रेंड नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता कि आप इस चीज में किस प्रकार से काम करोगे। आप एकदम से अपने ट्रेंड को बदल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो कभी भी। तो इसको आप बोलते हो इराटिक। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे लगातार आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में आप इसको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा दोस्तों, और हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और सुपर थैंक्स का ऑप्शन नीचे है, वो भी क्लिक कर दीजिए, जिससे खासा मदद मिलती है। चलिए पहली न्यूज, यासिन मलिक गेट्स लाइफ टर्म फॉर टेरर फंडिंग। एक स्पेशल कोर्ट ने कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर यासिन मलिक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दाउम्र कैद की सजा सुनाई टेरर फंडिंग केस में। जैसे सजा सुनाई कि श्रीनगर में मेन मार्केट वगैरह बंद कर दिए गए। जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा पॉलिटिकल रिएक्शन भी स्ट्रांग आया है। हालांकि लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी प्रॉब्लम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को है। जो जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, ये आप कह सकते हो जेएंडके की रीजनल पार्टीज का एमलगमेशन है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। उनका बोलना है कि अरे यासिन मलिक को बंद करो, अब तो पीस में प्रॉब्लम आएगी। इससे पता चलता है कि ओवरऑल यासिन मलिक ने जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज इन्वॉल्व की, खासकर कश्मीरी पंडित को मार मार के जो बखाया कश्मीर वैली से, कहीं ना कहीं जो कश्मीर की लोकल पार्टीज है उनको लग रहा था कि हाँ भाई ये सब चीजों में उनका फायदा ही है, हो सकता है। खासकर कश्मीरी पंडित को भगाते समय पे तो ये जो पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन की पॉलिटिकल पार्टीज इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया। हाँ, टेरर फंडिंग और बम ब्लास्ट करवाना, इसमें ऑब्वियसली बात हम कह सकते हैं कि कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व नहीं थी। जब वो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में थी उस समय पे आयरन क्लैड तरीके से इन सब चीजों को नहीं रोका गया। अब जब प्रेजेंट सरकार रोकने की कोशिश कर रही है तो हम देख रहे हैं कुछ अनफॉर्चुनेट न्यूज निकल के आ रही है। कल ही कश्मीर के एक पुलिस के इंस्पेक्टर को मार दिया गया, और एक टिकटॉकर थी कश्मीर की, उनको भी यहाँ पे मार दिया गया है। वो टीवी वगैरह पे आती थी, कुछ आप कह सकते हो वीडियोस बनाती थी। तो हम ये देख रहे हैं कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं कश्मीर में, वो लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रकार का आतंक कश्मीर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां के लोकल यूथ जो कि कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको मार रहे हैं। तो अभी भी कश्मीर में चीजें बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं है, इस तरीके के अटैक्स फिर से चालू हो गए। यहाँ पे यासिन मलिक के केस में जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसके जो स्पेशल जज है परवीन सिंह, इन्होंने यासिन मलिक को सेंटेंस किया है। यासिन मलिक ने अपनी गलती मारी थी, ही प्लीडेड गिल्टी। उसके ऊपर 10 लाख रुपए का फाइन भी लगाया गया है। वैसे तो अनलॉफुल एक्शन प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर जो क्राइम्स है उसके लिए भी उसको दोषी ठहराया गया। 10 लाख का तो जुर्माना लगाया गया है। ये सारी चीजें यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने करी है यासिन मलिक के अगेंस्ट। वैसे तो यासिन मलिक के ऊपर डेथ पेनल्टी लगाने की बात की गई थी, क्योंकि जो भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं कश्मीर के अंदर, जिसकी फंडिंग की है यासिन मलिक ने, उसके चलते बहुत से लोगों की जान गई है। 4 एयरफोर्सेस के जवान के मर्डर में सीधे सीधे यासिन मलिक इन्वॉल्व था। कश्मीर वैली में केओस फैलाने में, प्रॉपर्टी को तबाह करने में, जान लेने में यासिन मलिक इन्वॉल्व है। और टेररिस्ट आउटफिट के साथ हाथ मिलाना, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के डेजिग्नेटेड यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के साथ बैठ के प्लानिंग करना और इंडिया के अगेंस्ट सिस्टमैटिक तरीके से अटैक करना, ये यहाँ पे किया है यासिन मलिक ने। यासिन मलिक की तरफ से कोई फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन आया नहीं था, इसलिए एनआईए ने एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया था। एमिकस क्यूरी समझते हो ना? एमिकस क्यूरी मतलब ये है कि मान लो किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट केस चल रहा है, अब उस इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी लॉयर नहीं आया, तो ऐसे केसेस में कोर्ट एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर सकता है कि भाई सरकारी एक वकील अपॉइंट कर दिया कि हाँ भाई ये सरकारी वकील उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का केस लड़ेगा।
क्योंकि एक तरफ केस लड़ा जा रहा है यासीन मलिक का अगेंस्ट। यासीन मलिक का अगर कोई भी एडवोकेट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा लगेगा कि यार यासीन मलिक के अगेंस्ट एक अनएथिकल जजमेंट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अमिकस क्यूरी दिया गया यासीन मलिक को। यासीन मलिक का कहना है कि भाई 1994 के सीज फायर के बाद मैं वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, मैं महात्मा गांधी के पाथ पे चल रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, ये यासीन मलिक ने इसलिए बोला होगा, उसको लगा होगा कि हो सकता है पाकिस्तान से ज्यादा सपोर्ट आए ना, ये भारत सरकार मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, तो थोड़ा इस तरीके की बातें बोल देता हूँ। हालांकि बम फोड़ना, ओवरऑल टेरर फंडिंग करना, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज में जब यासीन मलिक इन्वॉल्व है तो महात्मा गांधी का नाम तो वो ना ही ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि शुरुआत में कश्मीर के अंदर ओवरऑल यासीन मलिक की इंपॉर्टेंस को समझते हुए वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जैसे जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश की थी। लेकिन प्रेजेंट सरकार का सीधा सीधा रोल है कि भाई तुमने टेररिस्ट एक्टिविटीज की हैं तो तुमको सजा मिलेगी। तुम कितना भी प्लीड गिल्टी करो, तुम कितना भी पीस की बात करो, तुमने ऑर्गेनाइज तरीके से यूनियन ऑफ इंडिया से जेएंडके को अलग करने की बात की है, तो इसकी सजा तो देखो यहाँ पे दी जाएगी। तो ये बोल देना कि गांधी के सिद्धांतों पे मैं चल रहा हूँ वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि गांधी के सिद्धांतों पे आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो ये आपके एक्शंस बताएंगे। एक पीसफुल पॉलिटिकल मूवमेंट के पीछे यासिन मलिक ने एक ऑर्गेनाइज्ड टेरर सिंडिकेट चलाया है, ऐसा इनके ऊपर इल्जाम लगाया है और उनको यहाँ पे सजा दी गई है। एमिकस क्यूरी क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। एमिकस क्यूरी को अगर आप लैटिन से कन्वर्ट करें तो ये होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मतलब कि कभी कभी कोर्ट किसी पर्टिकुलर केस में अपनी राय लेने के लिए एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर सकता है, किसी दूसरी साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर सकता है। मतलब कोर्ट अपने मन के हिसाब से किसी एक पर्टिकुलर केस में एक अनरिप्रेजेंटेड बंदे को रिप्रेजेंट करने के लिए एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर सकता है। अपने आप को राय लेने के लिए पॉलिटिकल और लीगल एक्सपर्ट किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ स्पेसिफिक इनपुट के लिए यहाँ पे एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर सकता है। तो ये होता है एमिकस क्यूरी, मतलब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बोल रहे इसको, जो कोर्ट को अलग अलग तरीके से मदद करता है। अलग अलग तरीके मतलब वो तरीके जो यहाँ पे कोर्ट किए हैं उस पर्टिकुलर एमिकस क्यूरी को अपॉइंट करते हुए। जस्ट नंबर 2 थी जुडिशियल लिंकेज विद टेररिज्म में न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक रिपोर्ट निकल के आई है यहाँ पे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 रिपोर्ट, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया। ये जो पर्टिकुलर सर्वे हुआ था इसने कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 और कक्षा 10 के बच्चों के ऊपर स्टडी की है। ये सर्वे हर 3 साल पे होता है, पिछली बार हुआ था 2017 में। अब जब ये सर्वे कंडक्ट किया गया इसमें 34 लाख बच्चों के ऊपर ये सर्वे कराया गया। 1.18 लाख स्कूलों में पढ़ते थे। 720 डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट अनएडेड स्कूल सब में ये एक्सरसाइज हुई है। और इस सर्वे से पता चला है कि 80% बच्चे जो कि पैंडेमिक के समय पे घर पे बैठ के पढ़ रहे थे उनको ये पैंडेमिक की ऑनलाइन पढ़ाई बर्डनसम लगी। बर्डनसम मतलब उनको मजा नहीं आया घर पे बैठे बैठे इस पैंडेमिक वाली पढ़ाई में। ठीक है, तो ये यहाँ पे सीन है कि भाई ऑलमोस्ट 80% बच्चों को ये जो लर्निंग थी, ऑनलाइन लर्निंग, ये बर्डनसम लगी, ये उसमें उतने कंफर्टेबल थे नहीं। ठीक है, इनका ये बोलना है कि हमें बहुत ज्यादा असाइनमेंट दिए जाते थे घर बैठे बैठे, हम चूंकि स्कूल में नहीं है तो कोई हमारा पीयर था नहीं हमारी मदद करने के लिए। बच्चों का ये बोलना है कि अगर हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने में हमारे साथ हमारे पीयर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, हम उनके साथ बैठ के प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कर लेते हैं, तो क्लासमेट्स के साथ हमारा जो इंगेजमेंट होता है उससे हमें थोड़ा ज्यादा आराम मिलता है। घर बैठे बैठे उतना मजा नहीं आया। 24% बच्चे तो ये बोल रहे हैं कि हमारे घर में कोई डिवाइस नहीं है। ठीक है, 38 बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमें समझने में परेशानी हुई। हालांकि 45% बच्चों का बोलना था कि जॉयफुल था। अब कुछ समय तक तो बच्चों को अच्छा लगा ही होगा कि स्कूल नहीं जाने को मिल रहा, बहुत सारे बच्चे घर पे ही रहना चाहते हैं। ठीक है, पढ़ने में मजा तो आता नहीं है, तो मतलब मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। इस रिपोर्ट ने मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस और इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन 3 टॉपिक्स में कक्षा 3 और 5 के बच्चों को स्टडी किया। लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस में कक्षा 8 के बच्चों को स्टडी किया। लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश में कक्षा 10 के बच्चों को स्टडी किया और आउट ऑफ 500 स्कोर कैलकुलेट किए। कक्षा 3 के बच्चों के स्कोर लैंग्वेजेस में 323, इन्वायरमेंटल स्टडीज में 307, मैथमेटिक्स में 306, मतलब मैथमेटिक्स में सबसे कम नजर आ रहे हैं। कक्षा 5 के बच्चों के लैंग्वेजेस में 309, मैथमेटिक्स में 284 और इन्वायरमेंटल साइंस में 283। यहाँ पे भी मैथमेटिक्स में परफॉर्मेंस खराब लिख रही है। कक्षा 8 के बच्चों ने 302 इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में 255, साइंस 250 और कक्षा 10 के बच्चों में 270 इंग्लिश, 220 मैथमेटिक्स, 206 साइंस। मतलब मैथमेटिक्स और साइंस की परफॉर्मेंस यहाँ पे बच्चों की थोड़ी कम नजर आ रही है, थोड़ी गड़बड़ नजर आ रही है, ये यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो मतलब लैंग्वेजेस में बच्चे कंपेरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में थोड़ा कम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद बात की जाए तो कास्ट वाइज जब सेग्रीगेशन किया गया तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कास्ट के जो बच्चे थे उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी यहाँ पे गिर गई है। जनरल कैटेगरी के जो बच्चे थे उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर थी। जैसे कि जनरल कैटेगरी जो बच्चे कक्षा 8 के, उन्होंने मैथमेटिक्स में ऑन एन एवरेज 260 स्कोर किया।
लेकिन एक एससी बच्चे ने ऑन एवरेज 249, एक एसटी बच्चे ने ऑन एवरेज 244 एंड ओबीसी ने 253 स्कोर किया। तो इससे क्या पता चला कि ओवरऑल देखा जाए तो एससी एसटी और ओबीसी बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी कम थी जनरल कैटेगरी के बच्चों से। ये एवरेज स्कोर्स की बात हो रही है। ये जो सर्वे कंडक्ट कराया गया था, ये एक ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन बेस्ड अचीवमेंट सिस्टम पे करवाया गया था। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए थे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 22 अलग अलग भाषाओं में थे। नेशनल वाइड सर्वे था। इसको एडमिनिस्टर किया था सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। एक ही दिन में एक ही समय पे सर्वे कंडक्ट कराया गया था। जीएस पेपर 2 एजुकेशन में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि भाई एलजीबीटी वर्कर्स के प्रति डिस्क्रिमिनेशन बंद करिए और स्पेसिफिक पॉलिसीज बनाइए। तो आईएलओ का एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है जिसने बोला है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और क्वेयर, ये जो पर्सन्स हैं इनको वर्ल्ड ऑफ वर्क में आप इंट्रोड्यूस करो। मतलब इन पर्सन्स को भी प्रॉपर तरीके से जो भी ऑर्गेनाइज नौकरियां होती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, वहां पे इन वर्कर्स को एंट्री मिलनी चाहिए। इनके लिए आप सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाइए जो सोसाइटी में एलजीबीटी क्यू पर्सन की तरफ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करें। अलग अलग सोर्सेस के डाटा को कोट करते हुए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बोलना है कि अगर आप इस कम्युनिटी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट होगी। मतलब अगर ये लोग इकोनॉमी में इन्वॉल्व हो जाए तो इकोनॉमी को बहुत पॉजिटिव आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। एंटरप्राइजेस में, बिजनेसेस में, नौकरियों में, देश की जीडीपी को बढ़ाने में ये एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इनके अगेंस्ट हैरेसमेंट होता है, वायलेंस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे इनको अलग हटाया जाता है, तो ये प्रॉपर तरीके से नौकरी वगैरह नहीं कर पाते। जो वर्ड ऑफ वर्क है, काम करने वाली दुनिया है ना, जो कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, जहां जहां पे भी नौकरी, उसको वर्ड ऑफ वर्क बोला जा रहा है, वहां पे प्रॉपर तरीके से ये लोग रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए अलग अलग देश की सरकारों को एक नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए, एक लेबर लॉ बनानी चाहिए। ठीक है, तो इससे गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से असेस कर पाएंगे कि क्या एलजीबीटी कम्युनिटी के वर्कर्स को प्रॉपर तरीके से नौकरी मिल रही है, क्या इनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। ये सब चीजें यहाँ पे बताई जा रही है आईएलओ के द्वारा। आईएलओ का ये बोलना है कि भाई सरकारों को एक ताकत देनी चाहिए कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने एम्प्लॉयर्स के साथ बातचीत कर सके, वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बातचीत कर सके। लेबर मार्केट में जो इनके लिए प्रॉब्लम्स, आप कह लो पॉलिसीज बनाई जा रही है, प्रॉब्लम गलत बोल गया, तो लेबर मार्केट में जो इनके लिए पॉलिसीज बनाई जा रही है, ऑल इंडिया या दुनिया की जिस भी देश में इनके लिए पॉलिसी बन रही है, वहां पे किस प्रकार से इनको नौकरी में रिप्रेजेंट किया जाएगा, सोशल प्रोटेक्शन इनको कैसा दिया जाएगा, इन सब चीजों के लिए जब भी बातचीत हो तो एलजीबीटी कम्युनिटी के मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। फिर सरकारों को बोला है आईएलओ ने कि स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री एसोसिएशन, सेक्टोरल यूनियंस और इनफॉर्मल इकोनॉमी वर्कर्स एसोसिएशन के साथ बातचीत करें और इस बात को आइडेंटिफाई करें कि क्या एलजीबीटी वर्कर्स के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई गई हैं। जितने ज्यादा एलजीबीटी पर्सन के लोग एक वर्क प्लेस पे होंगे उतनी ही ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, उतने ही नए इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, उतना ही एफिशिएंट तरीके से बिजनेस हो सकेगा, काम हो सकेगा, और ओवरऑल ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में एक बूस्ट लेके आएगा। ठीक है, फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेड यूनियंस को भी बोला है कि आप एलजीबीटी क्यू प्लस वर्कर्स को उनके राइट के प्रति अवेयर कराइए, उनके राइट के प्रति फाइट करिए, उनके बिहाफ पे, उनकी आप कह लो डिसएडवांटेज सिचुएशन के बिहाफ पे सरकार से नेगोशिएट करिए और कुछ नए बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स के तहत इन एलजीबीटी क्यू वर्कर्स को कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस अवेलेबल करवाइए। तो ये आईएलओ ने बोला है। आईएलओ आप कह सकते हो एक ट्राइपार्टाइट यूनियन एजेंसी है। ट्राइपार्टाइट का मतलब क्या होगा, इसमें सरकारें भी हैं, इसमें नौकरी देने वाले लोग भी हैं, उसमें नौकरी करने वाले लोग भी हैं, 187 मेंबर स्टेट्स के। ये स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, पॉलिसीज डेवलप करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, ताकि दुनिया भर के मेन वुमेन को अच्छा काम मिल पाए। मेन वुमेन यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली बात है एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग भी इंक्लूडेड है इनकी मेन वुमेन की डेफिनेशन में। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइली से बनाया गया था आपका आईएलओ को। आईएलओ पहले लीग ऑफ नेशन में बनाया गया था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, हालांकि वो चल नहीं पाई तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो इसी लीग ऑफ नेशन के थ्रू बने आईएलओ को यूनाइटेड नेशंस के एग्रीमेंट के अंदर भी शामिल किया गया। पहली एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशंस की 1946 में हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। काम किया पॉलिसी प्रोग्राम बनाना, सोशल लेबर इश्यूज रिलेटेड इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स बनाना इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस, रिकमेंडेशंस, मेंबर स्टेट्स को असिस्टेंस देना, सोशल लेबर प्रॉब्लम्स में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन को इंश्योर करना, सोशल और लेबर इश्यूज पे पब्लिकेशंस और रिसर्च निकालना। जी से बेटो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ह्यूमन राइट्स में न्यूज काम आएगी। फिर ये न्यूज मैंने कल ही कवर की, सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेस सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन। तो आज जो मैंने सुबह न्यूज बनाई है तो उसको देख लीजिएगा, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है, राज्य की सरकारों को और केंद्र की सरकारों को कुछ रिकमेंडेशंस इशू किए हैं कि नहीं भाई, जब तक केंद्र की सरकार प्रॉपर तरीके से सेक्स वर्कर की लॉ नहीं बनाती ये गाइडलाइंस लागू होंगी। इन गाइडलाइंस के हिसाब से आप लिटरली समझ लो कि सेक्स वर्क को एज अ प्रोफेशन आइडेंटिफाई कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोल दिया है कि ये जो सेक्स वर्कर्स हैं, अगर ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रही हैं
तो आप इनको पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते, आप इस काम को इलीगल नहीं बोल सकते, ये लीगल ही होगा। हाँ, कोई ब्रॉदल चला रहा है, इंस्टीट्यूशन तरीके से एक जगह पे सेक्स ट्रेड चल रहा है, तो वहां पे चूंकि एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना, ट्रैफिकिंग के चांसेस बनते हैं, इसलिए ब्रॉदल चलाना इलीगल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। बट एक इंडिविजुअल अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने कंसेंट के हिसाब से सेक्स वर्क कर रहा है, तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर इंडिविजुअल के पास एक डिग्निफाइड लाइफ जीने की अधिकार है, इन सेक्स वर्कर्स के पास भी है। इन सेक्स वर्कर्स को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, एज कंसेंट वाले सारे नियम कानून इनके ऊपर लागू होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ने बोला है, जिसको लीड कर रहे थे एल नागेश्वर राव साहब। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल किया ये जजमेंट देने के लिए। आर्टिकल 142 क्या है? दिस प्रोवाइड्स discretionary power to the Supreme Court, as it states that the Supreme Court, in its exercise of jurisdiction, may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any case। ठीक है भाई। फिर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बोला कि जो सेक्स वर्कर्स हैं, इनको आप अरेस्ट नहीं करोगे, पेनलाइज नहीं करोगे, हैरेस नहीं करोगे, विक्टिमाइज नहीं करोगे, तो ब्रॉदल में रेड के बाद जब इनको पकड़ लिया जाता है, तो जो उस ब्रॉदल को चला रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है, उसको पकड़ो, इन सेक्स वर्कर्स को इंडिविजुअली मत पकड़ो। फिर एक ब्रॉदल में अगर एक सेक्स वर्कर के साथ कोई माइनर पाया जाता है, तो आप ये डिफॉल्ट मोड में मत मानो कि वो एक ट्रैफिक बच्चा है, हो सकता है वो किसी सेक्स वर्कर का बेटा हो या बेटी हो, तो उस केसेस में आप उस बच्चे को सेक्स वर्कर से अलग नहीं कर सकते, आप रिस्पेक्टिवली टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो प्रूव करने के लिए उसी का बच्चा है क्या, और उसके साथ उसको रहने दो। मतलब एक माँ या फिर जो भी है, मतलब अगर एक पेरेंट सेक्स वर्कर है, उस केस में उसका बच्चा वहां पे है, बायोलॉजिकली प्रूवन बच्चा, तो उस बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं किया जाएगा, ये भी यहाँ पे बताया गया है। ओके। फिर अगर एक सेक्स वर्कर जाके केस फाइल करती है कि भाई मेरे खिलाफ फोर्सफुली सेक्स हुआ है, मेरे खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, ये सेक्स वर्कर्स अलग अलग लोगों के साथ जाती हैं, उस केस में हो सकता है कि कोई बदतमीज आदमी इन्हीं के ऊपर असॉल्ट कर रहा हो, तो ऐसे केसेस में कंप्लेंट फाइल कर सकती है पुलिस को, और पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। और सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स को जो भी मदद मिलती है वो सब यहाँ पे इस सेक्स वर्कर को भी दी जाएगी। और फिर वायरिज्म को एक क्राइम बना दिया गया है, सेक्शन 354C ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो वायरिज्म मतलब क्या है कि किसी सेक्सुअल एक्टिविटी को सीक्रेटली देखना और प्लेजर लेना। तो मीडिया अगर यहाँ पे वॉयरिज्म में इन्वॉल्व हो रही है, ओवरऑल इन पर्टिकुलर सेक्स वर्कर्स की एक्टिविटी को छुप के कवर कर रही है, तो मीडिया को भी सेक्शन 354C ऑफ द इंडियन पिनल कोड में रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को डायरेक्शन इशू किया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रॉपर गाइडलाइन इशू करिए मीडिया के लिए, जिससे बेटू जुडिशरी और वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन में न्यूज काम आएगी। फिर अगले न्यूज है, जो टेमी बेन हैम है, इजराइल के कंसल जनरल बेंगलोर में, उन्होंने बोला कि भाई पैलेस्टीन का मुद्दा पेंडिंग जरूर है, और पैलेस्टीन का मुद्दा जरूर एक इशू बन के आ सकता है इंडिया और इजराइल के रिलेशन में, बट ऐसा नहीं है कि पैलेस्टीन का मुद्दा इंडिया और इजराइल के रिलेशन को आगे नहीं बढ़ने देगा। देखिए, अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे, तो टेमी का ये बोलना है कि अब्राहम अकॉर्ड्स जो 2020 में साइन हुए थे, इससे इजराइल ने अपने रिश्ते 4 अरब कंट्रीज के साथ, यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान के साथ सुधार लिए। ये अरब कंट्रीज वो थी जो पहले पैलेस्टीन के मुद्दे को सपोर्ट करती थी, इजराइल के अगेंस्ट बोलती थी। ऐसा नहीं है कि इन कंट्रीज ने पैलेस्टीन के सपोर्ट में आना छोड़ दिया, पैलेस्टीन के सपोर्ट में वो आ रही है, लेकिन इजराइल के साथ भी रिश्ते उन्होंने नॉर्मलाइज किए। तो इजराइल का ये बोलना है कि धीरे धीरे करके हम दुनिया की कंट्रीज के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इंडिया के साथ भी हमने रिश्ते नॉर्मलाइज किए। तो डेफिनेटली पैलेस्टीन के इशू पे लेके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ कन्फ्रंटेशन हो सकते हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन इससे रिलेशन नहीं खत्म होगी। इंडिया और इजराइल के रिश्ते आगे बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर हो, डिफेंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, हर जगह पे इंडिया इजराइल के रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। पेगासस के इशू पे जो टैमी है, कंसल जनरल इजराइल के बेंगलोर में, वो क्या बोलती है कि भाई देखिए, ये जो एनएसओ है, एनएसओ एक प्राइवेट कंपनी है, ये वेपन कंपनी नहीं है, लेकिन ओवरऑल इसका जो स्पाईवेयर है वो वेपन्स ग्रेड का है, स्नूपिंग में काम हो सकता है। अब ये पर्टिकुलर स्पाईवेयर को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने पेगासस के ऊपर एक लिमिट लगाई थी कि आप केवल सरकारों को बेचोगे। तो यहाँ पे फिर से टेमी ने बताया है कि जो पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर था एनएसओ का, ये केवल सरकारों को बेचा गया है। अब ये भाई बोलना, ये जो एनएसओ नाम की कंपनी थी, क्या इसको एंड यूज भी चेक करना था? ये एंड यूज कैसे ही चेक करेंगे भाई? देखिए, कंसल जनरल ऑफ इजराइल का ये बोलना है कि जब पेगासस बेचा एनएसओ ने, तो कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि फाइनल गवर्नमेंट ने किस चीज के लिए इस्तेमाल किया, ये कैसे ट्रैक करेगा यहाँ पे? तो बेसिकली पेगासस बनाने वाले एनएसओ को कुछ हद तक इजराइल की सरकार अकाउंटेबल ठहरा रही है, और ये बता रही है कि हाँ भाई, इससे स्नूपिंग होती थी, हमने टेररिज्म को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था और दुनिया भर की सरकारों को बेचा था, किसी भी इंडिविजुअल को सॉफ्टवेयर नहीं बेचा गया है, केवल सरकारों को बेचा गया है। हालांकि पेगासस के ऊपर कंट्रोवर्सी ये है कि पॉलिटिकल राइवल्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, कोर्ट के जजेस, इन सब के ऊपर स्नूपिंग करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया सरकार ने। ईरान के ऊपर क्या बात की है, तो इसराइल का बोलना है कि ऐसा नहीं है कि हम ईरान के साथ बातचीत नहीं करना चाहते, हम ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हम 2015 की न्यूक्लियर डील के अगेंस्ट है। 2015 की न्यूक्लियर डील बहुत कमजोर थी, हम चाहते हैं कि इस न्यूक्लियर डील के साथ साथ ईरान के रॉकेट प्रोग्राम के ऊपर भी यहाँ पे कंट्रोल लगाया जाए। ईरान एक ऐसी कंट्री है जो ओपनली इसराइल को मिटा देने की बात करता है,
ईरान एक ऐसी कंट्री जो हिजबुल्लाह हमास को पैसा देता है इसराइल के ऊपर अटैक कराने के लिए, इसलिए ईरान के साथ डायलॉग से पहले ईरान एंटी इसराइल एक्टिविटीज में बंद हो, यह जरूरी है। और ये जो 2015 की न्यूक्लियर पीस डील है ईरान के साथ, ऐसा भी यहाँ पे इसराइल बोल रहा है। तो इतनी न्यूज थी दोस्तों, आज बहुत ज्यादा न्यूज नहीं थी, काम की 5 न्यूज थी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। जिस पे इंटरनेशनल रिलेशंस